नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 2026 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये जून मंथ के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार जो है फाइनेंशियल ईयर 26 में आरबीआई की बैलेंस शीट कितने परसेंट से एक्सपेंड हुई। ठीक है, और 31 मार्च 2026 तक इसका साइज कितना था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है 20.6% की ग्रोथ हुई। ठीक है, और 91.97 लाख करोड़ जो है बैलेंस शीट का साइज हो गया है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई की बैलेंस शीट होती क्या है। जिस तरह किसी कंपनी की बैलेंस शीट उस कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज को दिखाती है, उसी तरह आरबीआई की बैलेंस शीट भी रिजर्व बैंक के टोटल असेट्स और लायबिलिटीज का रिकॉर्ड होती है। ठीक है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार जो है 31 मार्च 2026 तक आरबीआई की बैलेंस शीट का साइज जो है 91.97 लाख करोड़ हो गया। कितना हो गया? 91.97 लाख करोड़। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 26 के दौरान आरबीआई की बैलेंस शीट में कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है? 20.6% की। ठीक है, और ये ग्रोथ जो है मेनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गोल्ड होल्डिंग्स, ठीक है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी की वजह से हुई है। किस वजह से हुई है? ये हुई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से, गोल्ड होल्डिंग, ठीक है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको दो फिगर्स हमेशा याद रखनी है। ठीक है, एक तो बैलेंस शीट की ग्रोथ कितनी हुई है 20.6%। ठीक है, और बैलेंस शीट का साइज कितना हो गया 91.97 लाख करोड़। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जून 2026 में लॉन्च की गई यूएसडी आईएनआर फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी के तहत मोबिलाइज किए गए एफसीएनआर डिपॉजिट्स को किस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशंस दी गई है। तो ये दी गई है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो से, ठीक है, और एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से। ठीक है, जून 2026 में आरबीआई ने बैंक्स को एनकरेज करने के लिए यूएसडी आईएनआर फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी लॉन्च की। ठीक है, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था ज्यादा से ज्यादा जो है फॉरेन करेंसी इनफ्लो लाना, ठीक है, और देश के फॉरेन एक्सेस रिजर्व को मजबूत बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं एफसीएनआर डिपॉजिट की। एफसीएनआर का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। ठीक है, इस अकाउंट में एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो है अपनी फॉरेन करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया या येन हो गया में डिपॉजिट रखते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डिपॉजिटर्स को एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क नहीं होता है, क्योंकि डिपॉजिट और रीपेमेंट दोनों फॉरेन करेंसी में ही होते हैं। किस में होते हैं? फॉरेन करेंसी में। ठीक है, नॉर्मली क्या है, बैंक्स को डिपॉजिट्स पर सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और साथ ही एसएलआर भी मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन आरबीआई ने इस स्पेशल फॉरेक्स स्वैप स्कीम्स के अंडर मोबिलाइज किए गए एफसीएनआर डिपॉजिट्स को सीआरआर और एसएलआर दोनों से एग्जम्प्ट कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस एग्जम्पशन का फायदा क्या हुआ। इस एग्जम्पशन से फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ है कि बैंक्स के लिए फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स कलेक्ट करना और भी अट्रैक्टिव हो गया, क्योंकि उन्हें इन डिपॉजिट्स पे ना सीआरआर मेंटेन करना था, ठीक है, और ना ही एसएलआर। इससे क्या है, इससे बैंक के पास जो है ज्यादा फंड्स अवेलेबल रहे, ठीक है, और फॉरेन करेंसी इनफ्लो को बूस्ट मिला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के थर्ड अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 के अनुसार जो है किसी बोरोइंग्स जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, ठीक है, या उसके अंडरलाइंग स्पेशल पर्पज व्हीकल्स या होल्डिंग कंपनीज हो गई, ठीक है, तो इन कंपनीज को जो है सभी बैंक्स का जो टोटल एक्सपोजर है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के असेट्स वैल्यू का मैक्सिमम कितने परसेंट तक हो सकता है। तो ये हो सकता है एक्सपोजर जो है 49% तक, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जैसे कि कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, ऑफिसेस हो गए, मॉल्स हो गए, ठीक है, इनमें इन्वेस्टमेंट करना जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहलाता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए जैसे रोड्स, हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस और पाइपलाइंस, इसको कहते हैं हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, दोनों क्लियर?
अब इन ट्रस्ट के अंदर जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स या होल्डिंग कंपनीज भी होती हैं, ठीक है, जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स को ओन या ऑपरेट करती हैं, ठीक है। अब आते हैं आरबीआई के नए रूल्स पर। आरबीआई थर्ड अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 के तहत बैंक के लिए लैंडिंग नॉर्म्स को और इजी बना दिया है, ठीक है। कैसे? आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बैंक से बोरोइंग करता है तो सभी बैंक्स का कंबाइंड एक्सपोजर जो है उस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और उसके अंडरलाइंग जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है या होल्डिंग्स कंपनीज है उनको मिलाकर जो है जो टोटल असेट्स है उस टोटल असेट्स की वैल्यू जो है 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए? 49% से। अब ये लिमिट क्यों लगाई गई? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिस्क कंसंट्रेशन को कम करना। कैसे? अगर बैंक किसी एक रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बहुत अधिक लोन दे देंगे तो डिफॉल्ट की सिचुएशन में जो है बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा रिस्क आ सकता है। इसलिए आरबीआई ने 49% की कैपिटल जो है फिक्स की है ताकि लैंडिंग डाइवर्सिफाइड रहे, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको ये याद रखना है कि बैंक का जो एक्सपोजर है वो 49% है, ठीक है, और एप्लीकेबल होगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर, ठीक है, और प्लस अंडरलाइंग जो कंपनीज हैं जैसे कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स और होल्डिंग कंपनीज उन पर भी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन ऑन ऑथराइजेशन टू ऑपरेट ए पेमेंट सिस्टम के अनुसार जो है एफटीएफ के नॉन कंप्लायंट जुडिशन से किसी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वोटिंग पावर का कितने परसेंट से कम होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 20% ऑफ द वोटिंग पावर। सबसे पहले समझते हैं कि पीएसओ क्या होता है, यानी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। पीएसओ वो एंटिटी होती है जो पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है, जैसे डिजिटल पेमेंट्स हो गया, कार्ड पेमेंट्स हो गए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, पेमेंट गेटवेज या अन्य पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने वाली इंस्टीट्यूशंस हो गई, ठीक है, ये होती हैं पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि एफटीएफ क्या होता है। एफटीएफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कि इलीगल पैसा सेव करना, ठीक है, या टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गई या प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को रोकने के लिए जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाती है, ठीक है। कौन बनाती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। अब आरबीआई का नया रूल समझिए। आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन ऑथराइजेशन टू ऑपरेट ए पेमेंट सिस्टम 2026 के अनुसार जो है अगर किसी एफटीएफ नॉन कंप्लायंट जुडिशन से किसी पीएसओ यानी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट होता है तो उस इन्वेस्टमेंट की वोटिंग पावर 20% से कम होनी चाहिए। कितने से कम होनी चाहिए? 20% से कम जो है, ठीक है, वोटिंग पावर 20% से कम होनी चाहिए, ठीक है। यानी ऐसी जुडिशन किसी पीएसओ पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि ये रूल क्यों लगाया गया है। इस रूल का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया के पेमेंट इकोसिस्टम को सिक्योर रखना, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल फाइनेंसिंग के रिस्क को कम करना, ठीक है, सेंसिटिव पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाई रिस्क फॉरेन इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना, ठीक है। इसलिए आरबीआई ने 20% वोटिंग पावर की लिमिट जो है प्रेस्क्राइब की है। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा जून 2026 में लॉन्च की गई आरबीआई रेलाथॉन 2026 इनिशिएटिव का प्राइमरी एम क्या है? इसका प्राइमरी एम है स्टूडेंट्स की भागीदारी के माध्यम से फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना, ठीक है, और साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के प्रति जो है जागरूकता फैलाना, ठीक है। जून 2026 में आरबीआई ने आरबीआई रेलाथॉन 2026 नाम से एक यूनिक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई नॉर्मल सेमिनार या वर्कशॉप नहीं है। आरबीआई ने सोशल मीडिया और स्टूडेंट क्रिएटिविटी का यूज करके जो है साइबर फ्रॉड अवेयरनेस बढ़ाने की इनिशिएटिव शुरू की है, ठीक है। ये कैंपेन जो है केरला के लगभग 150 कॉलेजेस में कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन जो है तिरुवनंतपुरम केरला में आरबीआई ऑफिस पर हुआ था, ठीक है, और इसे केरला के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है रवाडा चंद्रशेखर ने लॉन्च किया था, ठीक है। आरबीआई रेलाथॉन 2026 का मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना, ठीक है, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के खिलाफ जो है अवेयरनेस क्रिएट करना, साइबर हाइजीन सिखाना, ठीक है, और स्टूडेंट्स को डिजिटल फाइनेंशियल सेफ्टी का एम्बेसडर्स बनाना, ठीक है।
यानी आरबीआई चाहता है कि स्टूडेंट सिर्फ अवेयरनेस ना लें बल्कि क्रिएटिव रील्स बनाकर जो है सोसाइटी में भी अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा ECLGS 5.0 के तहत जो है रिवाइज किए गए कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स के अनुसार जो है गारंटेड एक्सपोजर का कितना हिस्सा जो है रिस्क वेट के लिए एलिजिबल है? तो ये है 75%। कितना? 75%। सबसे पहले समझते हैं कि ECLGS क्या होता है। ECLGS का मतलब होता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, स्पेशली MSMEs के लिए जो है, यानी MSMEs को डिफिकल्ट सिचुएशन में जो है एडिशनल लोन मिल सके। ठीक है, और इस स्कीम में लोन पर जो है गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसलिए इसको जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ECLGS 5.0 की। तो जून 2026 में आरबीआई ने बैंक्स के लिए कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है। ठीक है, और ये रिवाइज्ड नॉर्म्स जो है इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गए। ठीक है, और आरबीआई के रिवाइज्ड नॉर्म्स के अनुसार जो है गारंटी एक्सपोजर का 75% हिस्सा जो है 0% रिस्क वेट के लिए जो है एलिजिबल होगा। इसका मतलब है कि 75% पोर्शन के लिए बैंक्स को एडिशनल रेगुलेटरी कैपिटल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन बाकी का जो 25% एक्सपोजर है उसके लिए जो है एग्जिस्टिंग नॉर्म्स के अनुसार जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कि 20% जो है रिस्क वेट अप्लाई होगा। क्लियर। और एग्जाम में सिर्फ 75% ही नहीं, एक कंडीशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि 0% रिस्क वेट तभी मिलेगा जब बैंक गारंटी इन्वोक करने की डेट से कितने दिन के अंदर जो है क्लेम सेटलमेंट कंप्लीट करेगा। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के। यानी क्लेम सेटलमेंट विंडो जो है कितने दिन की है? 30 डेज की है। ठीक है, अगर ये 30 डेज के अंदर जो है अगर गारंटी इन्वोक करता है तभी 75% गारंटेड एक्सपोजर पर जो है 0% रिस्क वेट का बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, ये चेंज क्यों किया गया है? इस रिलैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव है बैंक्स का कैपिटल बर्डन कम करना। ठीक है, और बैंक्स को MSMEs और एलिजिबल बोरोवर्स को ज्यादा क्रेडिट देने के लिए एनकरेज करना। ठीक है, और साथ ही साथ जो है लैंडिंग को सपोर्ट करना और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के KCC डायरेक्शन 2026 के अनुसार क्रॉप सीजन को किस तरह स्टैंडर्डाइज किया गया है? ये किया गया है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स को जो है 12 मंथ, ठीक है, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स को जो है 18 मंथ के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई ने KCC रूल्स क्यों रिवाइज किए हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पूरे देश में लोन सेक्शन, क्रॉप सीजन और रीपेमेंट सिस्टम को यूनिफॉर्म बनाना ताकि सभी बैंक्स एक ही फ्रेमवर्क पर काम कर सकें। ठीक है, ये नए KCC डायरेक्शन 2026 जो है 1 जनवरी 2027 से सैंक्शन होने वाले KCC लोन्स पर लागू होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉप सीजन क्या होता है। क्रॉप सीजन का मतलब होता है फसल की बुआई से लेकर जो है हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग तक का पूरा पीरियड। ठीक है, पहले क्या था, पहले अलग अलग बैंक्स और स्टेट्स में क्रॉप सीजन की डेफिनेशन अलग अलग होती थी। ठीक है, लेकिन अब आरबीआई ने इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया है। नए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो है 12 मंथ्स के लिए, ठीक है, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जो है 18 मंथ्स के लिए। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं और क्या चेंजेस किए गए हैं। आरबीआई ने रिवाइज्ड KCC फ्रेमवर्क में कई और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए हैं, जैसे कि एप्लीकेबल बैंक्स हो गई। ठीक है, ये डायरेक्शन लागू होंगे कमर्शियल बैंक्स पे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे, रीजनल रूरल बैंक्स पे, ठीक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स पे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो चेंजेस किया है फ्लेक्सी KCC में, यानी मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो है 10,000 से लेके 50,000 तक का फ्लेक्सी KCC लिमिट प्रोवाइड किया जाएगा। मार्जिनल फार्मर कौन होता है? मार्जिनल फार्मर का मतलब होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर तक की लैंड होल्डिंग हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल फार्मर। ठीक है, तो फ्लेक्सी KCC में जो है मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो है 10,000 से लेके 50,000 तक का फ्लेक्सी KCC लिमिट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो टर्म लोन रीपेमेंट है, ठीक है, KCC के अंडर जो टर्म लोन कंपोनेंट होगा उसकी रीपेमेंट पीरियड जो है मैक्सिमम 6 साल के लिए रहेगी। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट की नेचर ऐसी हो जिसमें 6 साल से ज्यादा टेन्योर चाहिए
तो उस लोन को केसीसी के बाहर एक सेपरेट लोन फैसिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जून 2026 में जारी की गई रिवाइज्ड गाइडलाइंस के अनुसार जो है बैंक्स को एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लोन पर किस अमाउंट तक कोलेटरल सिक्योरिटी और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को वेव करना होगा? तो ये करना होगा 2 लाख रुपए पर बोरोवर। कितना? 2 lakhs पर बोरोवर। सबसे पहले समझते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है लोन के बदले बैंक के पास गिरवी रखी जाने वाली असेट्स, ठीक है, जैसे कि लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, या कोई और वैल्यूएबल असेट्स हो गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है लोन लेने वाले व्यक्ति को प्रोजेक्ट या परचेज कॉस्ट का कुछ हिस्सा खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है, जबकि बाकी अमाउंट जो है बैंक फाइनेंस करता है, ठीक है। तो उसी मार्जिन को क्या बोलते हैं? उसी मार्जिन को बोलते हैं हम मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। आरबीआई ने बैंक्स को निर्देश दिया है कि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के लिए दिए गए लोन पर, ठीक है, जिनके अमाउंट 2 लाख रुपए तक हो, ठीक है, उन पर बैंक्स कोलेटरल सिक्योरिटी और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स दोनों को वेव करेंगे, ठीक है। यानी अगर किसी फार्मर्स को 2 लाख रुपए तक का एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटी लोन दिया जा रहा है तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मांगी जाएगी और ना ही कोई मार्जिन मनी ली जाएगी, ठीक है। इससे क्या है? इससे फार्मर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को आसानी से लोन उपलब्ध कराना, ठीक है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग को बढ़ाना और फार्मर्स को मनी लेंडर्स पर निर्भर होने से बचाना, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, ठीक है। और एक और पॉइंट आप याद रखिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, केसीसी के केस में एक स्पेशल प्रोविजन भी है। अगर केसीसी लोन जो है 3 लाख रुपए तक है, ठीक है, तो भी कोलेटरल सिक्योरिटी से एग्जम्पशंस दी जा सकती है अगर लोन पर क्रॉप या स्टॉक की हाइपोथेटिकेशंस या प्रॉपर रिकवरी अरेंजमेंट है, तो 3 लाख रुपए तक भी लोन जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के बिना दिया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई डायरेक्शन 2026 के अकॉर्डिंग ट्रेड्स प्लेटफॉर्म सेटअप और ऑपरेट करने के लिए जो है ऑथराइजेशन लेने वाली एंटिटी की मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 करोड़। कितनी? 25 करोड़, ठीक है। ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां एमएसएमई सेलर्स अपने अप्रूव्ड इनवॉइस को बैंक्स और एलिजिबल फाइनेंसर्स के थ्रू जो है डिस्काउंट करवा कर जल्दी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। आरबीआई ने जून 2026 में क्या रिवाइज किया है? आरबीआई ने आरबीआई ट्रेड डायरेक्शन 2026 इशू किए जिनका मेन पर्पस था एमएसएमई को ऑनबोर्डिंग सिंप्लीफाई करना, ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करना और एमएसएमई को फाइनेंसिंग और आसानी से अवेलेबल कराना, ठीक है। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई कंपनी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म सेटअप और ऑपरेट करना चाहती है तो उसकी मिनिमम नेटवर्थ जो है कम से कम जो है 25 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही ये 25 करोड़ नेटवर्थ जो है हमेशा मेंटेन भी करनी होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो है एग्जिस्टिंग ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को भी 31 मार्च 2028 तक 25 करोड़ नेटवर्थ का क्राइटेरिया जो है कंप्लीट करना होगा। और इसके साथ साथ कंपनी एक्ट 2013 के अंडर जो है इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए एंटिटी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई क्रेडिट डेरिवेटिव डायरेक्शन 2026 के अकॉर्डिंग सभी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मिलकर जो है मैक्सिमम कितनी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप प्रोटेक्शन सेल कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड का 5%। कितना? आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड का 5%, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है। सीडीएस एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रोटेक्शन बायर जो है प्रोटेक्शन सेलर को प्रीमियम पे करता है। अगर बोरोवर फ्यूचर में डिफॉल्ट कर देता है तो प्रोटेक्शन सेलर उस लॉस की जो है भरपाई करता है, ठीक है। सीधे शब्दों में बोला जाए सीडीएस का मतलब है डिफॉल्ट के अगेंस्ट इंश्योरेंस जैसा प्रोटेक्शन मिलना, ठीक है। अब बात करते हैं कि आरबीआई ने जून 2026 में क्या रिवाइज किया है। आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन आरबीआई क्रेडिट डेरिवेटिव डायरेक्शन 2026 से इशू किए, ठीक है, ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को डिपेंड किया जा सके, ठीक है,
क्रेडिट रिस्क को एफिशिएंटली ट्रांसफर और मैनेज किया जा सके, ठीक है, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट टूल्स इंट्रोड्यूस किए जा सके, ठीक है। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है कि आरबीआई ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए एक लिमिट फिक्स की है, यानी सभी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड का सिर्फ 5% तक ही सीडीएस प्रोटेक्शन सेल कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे मार्केट में क्या है, एक्सेसिव रिस्क टेकिंग और स्पेकुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन एग्जेप्शंस एंड फ्रेमवर्क फॉर स्केल बेस्ड रेगुलेशन सेकंड अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 के अकॉर्डिंग जो है, किसी एनबीएफसी का असेट साइज कितना होने पर उसे ऑटोमेटिकली अपर लेयर यानी एनबीएफसी अपर लेयर में क्लासिफाई किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 1 लाख करोड़ या उससे अधिक वाली कंपनीज को, ठीक है। एनबीएफसी अपर लेयर क्या होता है, आरबीआई ने एनबीएफसीज को उनके साइज और रिस्क के बेसिस पर अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे क्या है, स्केल बेस्ड रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एनबीएफसी का साइज और इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस पर आरबीआई के रेगुलेशन भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जाएंगे, ठीक है। आरबीआई ने 2026 अमेंडमेंट में क्या चेंज किया है, आरबीआई ने क्लेरिफाई किया है कि अगर किसी एनबीएफसी का असेट साइज 1 लाख करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो उसे ऑटोमेटिकली अपर लेयर में क्लासिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो है अलग से आरबीआई के आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। असेट साइज अगर 1 लाख करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसे जो है ऑटोमेटिकली एनबीएफसी अपर लेयर में क्लासिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये रूल इसलिए लगाया गया है ताकि बड़े एनबीएफसीज पर जो है सुपरविजन किया जा सके, ठीक है, और स्ट्रिक्ट रूल लागू किए जा सके, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अकॉर्डिंग जो 1 सितंबर 2026 से इफेक्टिव होगा, इक्विटी और डेप्ट ईटीएफ्स यानी ओवरनाइट और लिक्विड ईटीएफ्स को छोड़कर जो है उनके लिए इनिशियल डायनेमिक प्राइस बैंड कितना प्रेस्क्राइब किया गया है, तो ये किया गया है ±10%। सबसे पहले समझते हैं ETF क्या होता है। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ETF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह ट्रेड होता है, ठीक है। इसका प्राइस मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, जो है इसे बोलते हैं हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। और सेबी ने 2026 में क्या रिवाइज किया है, सेबी ने 1 सितंबर 2026 से ETF ट्रेडिंग को और एफिशिएंट और स्टेबल बनाने के लिए डायनेमिक प्राइस बैंड फ्रेमवर्क रिवाइज किया है, ठीक है। यानी इक्विटी ETFs और डेप्ट ETFs यानी ओवरनाइट ETF, ठीक है, और लिक्विड ETFs को छोड़कर जो है उनके लिए इनिशियल डायनेमिक प्राइस बैंड जो है +10% या -10% प्रेस्क्राइब किया है। इसका मतलब है ETF का प्राइस जो है एक ही बार में 10% से ज्यादा ऊपर या नीचे मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी द्वारा एस्टेब्लिश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट यानी NISM ने मई 2026 में इंडस्ट्री अलाइंड फाइनेंशियल एजुकेशन को मजबूत बनाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, तो ये की है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ जो है, ठीक है। NISM क्या है, NISM का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सेबी द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टर अवेयरनेस, सिक्योरिटीज मार्केट रिसर्च और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को प्रमोट करना, ठीक है। तो क्लियर है NISM। और अब बात करते हैं कि मई 2026 में क्या हुआ है। मई 2026 में NISM ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। इस पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडस्ट्री अलाइंड फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है। साथ ही साथ जो है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज और मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स देना, ठीक है। और सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज में कैरियर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, ठीक है। और इसके साथ साथ इंडस्ट्री और एकेडमिया के गैप को कम करना, ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2026 में बजाज फिनसर्व ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ जो है पार्टनरशिप में बजाज फिनसर्व इंटेलिजेंस लॉन्च की, ठीक है। इस इनिशिएटिव के लिए कितने इन्वेस्टमेंट का प्लान अनाउंस किया गया है,
तो ये किया है 1500 से 2000 करोड़, ठीक है, और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो मई 2026 में बजाज फिनसर्व ने आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप करके जो है बजाज फिनसर्व इंटेलिजेंस लॉन्च किया, ठीक है। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में रिसर्च, इनोवेशन और टैलेंट डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कितना है? बजाज फिनसर्व ने अनाउंस किया है कि इनिशिएटिव में 5 साल के अंदर जो है 1500 से लेके 2000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट यूज होगा एआई और मशीन लर्निंग रिसर्च के लिए, फिनटेक इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को मजबूत करने के लिए और फ्यूचर रेडी स्किल प्रोफेशनल डेवलप करने के लिए, ठीक है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी यानी SIDE, ठीक है, 2026 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इंडिया दुनिया की सबसे डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी में किस रैंक पर है? तो ये है 5th रैंक पर। कौन सी रैंक पे? 5th रैंक पे। SIDE क्या मतलब है? स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, और ये एक रिपोर्ट है जो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा रिलीज की गई है, ठीक है। इस रिपोर्ट में अलग अलग कंट्रीज की डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अडॉप्शन, ठीक है, और डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। और SIDE 2026 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इंडिया दुनिया की 5th मोस्ट डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी बन गया है, ठीक है। ये रैंकिंग दिखाती है कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स में तेजी से ग्रोथ की है, ठीक है। इंटरनेट और स्मार्टफोन अडॉप्शन बढ़ाया गया है, ठीक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया गया है और UPI, आधार और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट किया गया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2026 में लॉन्च हुआ भारत पे फ्लैक्स, जो एक क्रेडिट ऑन UPI सॉल्यूशन है, ठीक है, किस बैंक के पार्टनरशिप में पावर्ड है? तो ये है यस बैंक लिमिटेड के, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भारत पे फ्लैक्स क्या है। भारत पे फ्लैक्स एक क्रेडिट ऑन UPI सॉल्यूशन है जिसे जून 2026 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस सर्विस की हेल्प से जो है यूजर्स UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, इवन अगर उनके अकाउंट में उस समय पैसा भी ना हो तो, ठीक है। और पेमेंट का अमाउंट उन्हें बाद में रीपे करना होता है, यानी ये जो है क्रेडिट लाइन की तरह काम करता है, ठीक है। और इसको पावर किया है यस बैंक लिमिटेड ने, ठीक है। यस बैंक इस सॉल्यूशन को बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और क्रेडिट ऑन UPI फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि भारत पे यूजर्स को सीमलेस डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। इसका मेन पर्पस ये है कि यूजर्स को UPI के थ्रू जो है इंस्टेंट क्रेडिट बेस्ड पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने LCLEDA बैंक PLC के साथ जो है पार्टनरशिप करके कंबोडिया में UPI पेमेंट को किस नेशनल QR पेमेंट नेटवर्क के थ्रू जो है इनेबल किया है? तो ये किया है KHQR के थ्रू जो है। KHQR क्या है? KHQR कंबोडिया का नेशनल QR पेमेंट नेटवर्क है, ठीक है। ये कंबोडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को स्टैंडर्डाइज करता है और डिफरेंट बैंक्स और पेमेंट प्रोवाइडर्स के बीच जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। NIPL क्या है? NIPL जो है NPCI की जो है इंटरनेशनल सब्सिडरी है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है UPI और रुपे जैसे जो है इंडियन पेमेंट सिस्टम को जो है दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में एक्सपेंड करना, ठीक है। और NIPL ने कंबोडिया के ACLEDA बैंक PLC के साथ जो है पार्टनरशिप की। इस पार्टनरशिप के बाद जो है इंडियन UPI यूजर्स जो है कंबोडिया में KHQR नेटवर्क पर QR कोड स्कैन करके जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी मर्चेंट के पास KHQR कोड है तो इंडियन टूरिस्ट और यूजर्स जो है अपने UPI ऐप से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2026 में ADB और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इंडिया में सप्लाई चेन फाइनेंस को मजबूत बनाने के लिए रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किए। ये अरेंजमेंट्स किन करेंसीज को कवर करते हैं? तो ये कवर करते हैं
यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज को। ठीक है। सप्लाई चेन फाइनेंस क्या होता है? सप्लाई चेन फाइनेंस एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स है जिसमें सप्लायर्स और बिजनेसेस को जल्दी पेमेंट और वर्किंग कैपिटल सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है। इससे कंपनीज की कैश फ्लो इंप्रूव होती है और बिजनेस स्मूथली चलता है। ठीक है। और एडीबी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इंडिया में सप्लाई चेन फाइनेंस को मजबूत करने के लिए रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया है। इस पार्टनरशिप के थ्रू जो है एडीबी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड मिलकर ट्रेड फाइनेंस के रिस्क को शेयर करेंगे। ठीक है। जिससे क्या है, जिससे ज्यादा बिजनेसेस स्पेशली एमएसएमईज को फाइनेंस मिल सकेगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट किन करेंसीज को कवर करता है? ये रिस्क शेयरिंग अरेंजमेंट्स है। ठीक है। और दो करेंसीज में अवेलेबल होगा, यानी यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस। ठीक है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एनपीएस सब्सक्राइबर की डिजिटल ऑनबोर्डिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉन्च किया गया स्टार एनपीएस प्लेटफॉर्म किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो ये किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, यानी बीटीपीएल। स्टार एनपीएस क्या है? स्टार एनपीएस एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म है जिसे पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने जून 2026 में लॉन्च किया है। ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस को फास्ट, सिंपल और कंप्लीटली डिजिटल बनाना है। ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है स्टार एनपीएस प्लेटफॉर्म को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है। तो ये थे जून मंथ के एमसीक्यूज जो कि काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।